बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबरतास इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ इंतहाई मुतरक शख्सियतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं, आज़ाद कश्मीर की मेंबर कानून साज़ असम्बली भी हैं, साबिक़ वज़ीर हुकूमत भी हैं, मेरी बरात सरदार जावेद अय्यूब साहब हैं। सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे लिए वक़्फ़ किया। सरदार साहब, मौजूदा करंट सिचुएशन पे हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से बात होगी, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी पोजीशन है इस वक्त उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो एक हुर्रियत रहनुमा के हवाले से मौजूदा सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं सरदार साहब आपकी जानब पढ़ूंगा। मौजूदा आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि इन हाउस तब्दीली से आज़ाद कश्मीर के जो अवामी मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि जो इन हाउस हमारे आज़ाद कश्मीर में तब्दीली हुई, पहला तारीखी वाक़या है कि अपनी ही पार्टी जो हमारे ट्रेनी बेंचेस थे उन्होंने अपने ही मुंतखब करदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की, और वो किसी उसमें अपोजिशन का कोई किरदार नहीं था। अब ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ पे जो उनकी अपनी रूलिंग पार्टी है उसमें कितनी तकसीम और क्या उसमें मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वो करारदाद अदम एतमाद लानी पड़ी। फिर उसके नतीजे में वहाँ पे एक नई हुकूमत बनी, नया सेटअप बना, नए वज़ीर-ए-आज़म बने और वही वज़ीर बने पुराने। सही। सरदार साहब, ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि ना उस तब्दीली हुई, इसमें आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह आपकी पार्टी की पोजीशन जो है इस वक्त आप पीडीएम की सूरत में मरकज़ में मौजूद हैं, तो क्या आज़ाद कश्मीर में भी कोई पीडीएम नुमा इत्तेहाद? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पीटीएम का हिस्सा नहीं है, इत्तेहाद में है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी है ये मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से कौमी हुकूमत है जिसमें सिवाय एक पार्टी के तमाम पार्टीज उसमें शामिल हैं, और पाकिस्तान के जो सियासी, माशी, इक़्तिसादी और जो मसाइल थे, चैलेंजेस थे, उससे निपटने के लिए ये मैं इसको कहूँगा कि ये तारीखी फैसला है कि उसमें सारी जमातों को, जो छोटे सूबों की नुमाइंदगी कर रही हैं, जिसमें पंजाब से भी नुमाइंदगी है, तमाम प्रोविंसेस से नुमाइंदगी, और ये एक तरह से ऐसी हुकूमत बनी है जिसका वक्त का तकाजा था। हालांकि मुश्किल तरीन हालात हैं पाकिस्तान के, जो सबका हुकूमत ने जो जो ज़बू हाली की जो कैफियत थी, या जो सबका दौर में जिस तरह से उन्होंने इक़्तिसादी तौर पे, माशी और दीगर जो सियासियत में इस्तेकाम था पाकिस्तान में, तो उससे मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी सी मुश्किलात है। इक़्तिसादी जो माशी मसाइल हैं उससे ये हुकूमत कोशिश करेगी उदा होने की, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, उसके बाद लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। तो पाकिस्तान के असरातुल अमल आज़ाद कश्मीर पे भी होते हैं। यहाँ पे पीटीएम एज सच नहीं है, हमारा पोजीशन का इत्तेहाद है वहाँ पे। जो हमारी नून लीग है वहाँ पे पीपल्स पार्टी वहाँ पे पोजीशन में, तो नून लीग हमारे साथ है। सरदार साहब, ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह है ना उस तब्दीली हुई, तो आपकी जो अपोजिशन की तरफ से जो उम्मीदवार थे या अपोजिशन की तरफ से जो वॉकआउट किया गया, बाइकाट किया गया, तो ऐसी सिचुएशन में आखिरकार वो तहरीक आप लोगों की कामयाब क्यों नहीं हो पाई? हम तो उसमें थे ही नहीं, उसका ऐसा ही नहीं थे किसी तहरीक का। हम तो चाह रहे थे कि इसको आईनी तरीके से कोई भी काम जो हो रहा है वो आईनी तरीके से हो। फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमारे जो वहाँ पे असम्बली में एतराज़ था उसको दुरुस्त माना। सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कहा कि ये जिस तरह हाउस को चलाना चाह रहे हैं, जिस तरह में एतमाद लाना चाह रहे हैं, ये तरीका नहीं है इसका, ये आईनी तरीका है। तो हम तो उसमें ऐसा कोई उसका पार्ट नहीं थे तारीख में एतमाद का। सरदार साहब, ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास के आने से आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो मजमूई मसाइल हैं वो हल हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता। एक तो गवर्नमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और फिर तनवीर इलियास साहब भी वो उनका भी कोई इस तरह का तजर्बा नहीं है कोई हुकूमत में, ना इससे पहले रहे, ये पहली बार आए तो वज़ीर आज़म बन गए हैं। लेकिन हमें तो उनसे कोई ऐसी ख़ास उम्मीदें वाबस्ता नहीं कि वो कोई बेहतर काम कर सके या अच्छे तरीके से डिलीवर कर। अच्छा, ये भी कुछ हल्कों का कहना है और कुछ लोग इस पे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ग्रुप ही है, क्या ये सच है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपने लीडरशिप के फैसले पे चलती है, और जो भी लीडरशिप फैसला करती है, कोई इस तरह मुख्तलिफ ख्यालात हो सकते हैं। अब विद इन पार्टी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती कि आप एक दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं या आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोई इस तरह का कोई तकसीम नहीं है पीपल्स पार्टी की। हमेशा उन्होंने साबित किया कि वो
पार्टी के फैसलों के। सरदार साहब, आपने देखा होगा क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतहरक सियासी रहनुमा हैं और उस सारी सिचुएशन में आपने जिस तरह के पाकिस्तान की इत्तेहादी गवर्नमेंट को कौमी गवर्नमेंट करार दिया और कौमी हुकूमत के तौर पे आपने बताया कि पाकिस्तान में कायम हुई है। कौमी हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में आपने देखा होगा महंगाई मैच पे और लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है दीगर शहरों में। इस सारी सिचुएशन में, इन गंभीर मसाइल में आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत जो है ये कामयाब हो पाएगी? हुकूमत को चैलेंजेस मैंने पहले भी गुजारिश की कि बड़े हैं। ये सबका जो 3.5-4 साल हुकूमत की कारकर्दगी है, ये जो उनकी तरीक़ाकार हुकूमत चलाने का जिस तरह से था, जिसमें कोई कोई आपको ये संजीदगी नज़र नहीं आ रही थी। एक फैसला एक दिन किया जाता, दूसरे दिन वापस हो जाता था और उनके छोड़े हुए मसाइल है जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब दोबारा उठाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और भी हुकूमत बोल्ड फैसले कर रही है। महंगाई लामाला आप उसमें तो एक है पूरी दुनिया में। आप देखिए कि वो एक फाइनेंशियल क्रंच है, प्रॉब्लम्स हैं। कोरोना भी गुजरा, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट अभी कुछ कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी अदर दिन ये बाकी प्राइसेस वगैरह को भी कंट्रोल करने की और दीगर तरीकों से उनको रिलीफ देने की भी BISP का प्रोग्राम है, दीगर वो कुछ इसके। सरदार साहब, ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से अदम एतमाद की रवायत पहले से रही है, तो क्या उस रवायत को बरकरार रखते हुए आइंदा टाइम पीरियड के अंदर फिर कोई ऐसी अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है? मुझे नहीं लगता ये हुकूमत बहुत ज़्यादा देर चल सके। इसमें एक तो मैंने गुजारिश किया कि वो मांगी भी नहीं है और ना ही ये इनका कोई ऐसा अंदाज से आप तजिया या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि कोई लंबा चलने वाला ये काम नहीं है, क्योंकि कंपनी भी चलती हुई नज़र नहीं आती जाती। सही। सरदार साहब, आपका तल्लुक क्योंकि एक अवामी पार्टी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़ अव्वल से जिस फ़लसफ़े को, जिस सोच को लेकर अवाम में गए थे, या जिस भुट्टोइज़्म के साथ साथ जो आपने नारा दिया था लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा वक्त में उस नारे पर कायम? पार्टी तो अपना जो सासी इसका आइन है, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, उस पर पूरी शदोमत के साथ उसी पे कायम है। ये एक अज़्म का इज़हार था शहीद भुट्टो का कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। और ये ज़ाहिर है, ये तो हर आदमी की ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान। उसके लिए पीपल्स पार्टी ने अपने द्वार में मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश की है कि इस पर वो अमल किया जाए। और आइंदा भी पीपल्स पार्टी यही इसी अज़्म के साथ खड़ी है कि वो अपने जो पार्टी का बुनियादी जो उसका दस्तूर है, उस पर जो मंशूर है, उस पर अमल दरामद करे। सरदार साहब, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं और बिलखसूस मकबूजा कश्मीर में 370 और 35A के खात्मे के बाद जो सिचुएशन वहाँ पे हुई है, आप समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो हल है ये कैसे मुमकिन होगा? रियासत का हल तो ज़ाहिर है, हमारी तो यही कोशिश और ख्वाहिश और जद्दोजहद रही है कि रियासत का हल जो मुसलमान असूल है राय शुमारी का, जिसको भारत ने भी तस्लीम किया, यूनाइटेड नेशन में लेकर गया, वहाँ पे राय शुमारी इसकी उनका वादा किया। तो हम तो ये समझते हैं कि कश्मीर का फैसला इसी तरह से होना चाहिए कि आज देखें 88-89 के बाद एक जो नया फेज चला तहरीक का, उसमें बेशुमार लाख से ऊपर उसमें मर्द व ख़वातीन और नौजवान जो है वो शहीद हुए। बेशुमार मिसिंग है, 12-13 हज़ार अब भी मिसिंग लोग कश्मीर में हैं। और वहाँ पे आए रोज़ जो उनके साथ कश्मीरियों के साथ जुल्म ज़्यादती भारती मज़ालिम हैं जो वो बढ़ रहे हैं। और फिर जो 35A है और 370 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ख़त्म करने के बाद तो वहाँ पे अब डेमोग्राफिक चेंजेस के वाले से आप देखें 40 लाख के करीब उसके बाद वहाँ पे कश्मीरी में ले जाकर लोग आबाद किए गए हिंदुस्तान से। तो वो ये चाह रहा है कि बिल्कुल इसकी जो हैयत है, जो इसका जो आबादी का तनासब है, उसको तब्दील किया जाए। और वो इसमें लगा हुआ। और हमारी जो यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत थी, उसने जो जिस अंदाज से इसको गैर संजीदगी से लिया, उस पर कश्मीरियों को बड़ा वो उस पर एतराज़ और बड़ा उसमें गम गुस्सा है। वो समझते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको जो जो स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं ले सके। अब जाके थोड़ा बहुत
हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बाउल भट्टो, उन्होंने यासीन मलिक साहब की सज़ा पे यासीन मलिक साहब के हवाले से मैं आपकी तरफ आऊँगा। यासीन मलिक साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होती है और उसके बाद फैसला सुना दिया जाता है। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदगान हैं वो ये कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फोरम पे यासीन मलिक साहब के केस को लेके जाएंगे, आलमी अदालत में लेके जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि इस इशू पे आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उसको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए? इससे ये तो इत्तेफाक और इत्तेहाद है और होना भी चाहिए कि हमारा जो इस तरफ के कश्मीरी जो आज़ाद कश्मीर में बसते जो दूसरी तरफ है LOC के दूसरी तरफ सब में इस बात पे इत्तेफाक पाया जाता है कि जो जिस तरह इंडियन अदालतें शहीद मकबूल भट्ट से लेकर आज तक जिस तरह के वो फैसले कर रही हैं, अफसर गुरु का फैसला आप देख लें, इसी तरह दीगर जो हमारे वहाँ पे हिंदुस्तान की अदालतों में दीगर जो हुर्रियत पसंदों को जिस तरह सजाएं दी गई, ये तो ना कोई मुल्की बैन अवी कानून इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। एक मुतनाज़ा इलाका है और जिसको तस्लीम किया हुआ है कि ये मुतनाज़ा इलाका है और इसमें लोगों को ये राइट है वो अपने आज़ादी के लिए जदोजहद कर सके। और हम जदोजहद का एहसास यासीन मलिक साहब भी थे और उनको जिस तरह वहाँ पे तिहाड़ जेल में डाला हुआ बेशुमार वहाँ पे हमारी ख़वातीन हैं, दीगर हमारी हुर्रियत रहनुमा ये 25 तारीख को जो फैसला 25 मई को यासीन मलिक साहब का हुआ, इस पर तो पूरी दुनिया में एक हिजान और इज़्तिराब की कैफियत है। जो भी आज़ादी पसंद है दुनिया भर के वो उसकी मदम्मत करते हैं और इसमें आज़ाद कश्मीर से भी और बैरून मुल्क तो कश्मीरी उन्होंने भी एहतजाज करके अपना सरदार साहब ये बताएं कि सुनने में ये बात भी आई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस दिन यासीन मलिक साहब के हवाले से ये फैसला आया उसके फ़ौरन बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास होता है और आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में अपोजिशन के रुकन जो जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है उन्हें आज़ाद कश्मीर में अपनी तनख्वाहों में इजाफे पे और दीगर मराद के लिए बिल पेश किया। क्या उस दिन इस तरह का कदम होना चाहिए? उस दिन नहीं हुआ बल्कि उससे इजलास रूटीन का इजलास चल रहा था, उसमें मराद के इजाफे का बिल आया। बल्कि उस दिन हमारी जो करारदाद थी हमने ये कहा था कि 25 को इस इजलास को कंटिन्यू करें को एज अ जेस्चर आज़ाद कश्मीर की असम्बली का इजलास हो और पूरा दिन चले जिसमें ये इंडियन बर्बरीत है, इंडियन जो ड्रकोनियन लॉज हैं जो जिस तरह उसको वो इम्पोज किया जा रहा है कश्मीरियों पे उसके खिलाफ मजम्मत की जाए। लेकिन जो हमारी बरसर इक़्तिदार वहाँ पे पार्टी है उसकी मैं समझता हूँ कि अदम दिलचस्पी आप उसको कह सकते हैं कि वो उस दिन सारे भाग के इधर इस्लामाबाद की तरफ आ गए, इस्लामाबाद फतह करने बजाय दिल्ली और श्रीनगर की तरफ बढ़ने के वो इधर आ गए। बल्कि अपोजिशन ने तो वहाँ पे उसी दिन जाके चकोठी पे मुजाहरा किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपना। तो ये वो उस दिन नहीं था, ये उससे इजलास रूटीन का चल रहा था 1-2 दिन पहले ये सरदार साहब इस सारी सिचुएशन में एक तरफ मसला कश्मीर है, दूसरी तरफ यासीन मलिक है, दीगर मसाइल हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के। तो क्या आप ये समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की इस मौजूदा सिचुएशन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टेबल टॉक होनी चाहिए? अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे हमारे जो एडवाइज़र हैं कमर ज़मान कायरा साहब, उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पे यहाँ पे की सारी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर की और जो हमारी APSC है उसकी नुमाइंदगी भी उसमें थी और यही था कि पैगाम देना था कि हम पूरी तरह से मुत्तहिद और इत्तेफाक राय आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों में जो पार्लियामेंट के अंदर हैं जो पार्लियामेंट से बाहर, तो वो उसके कोई उसमें कोई राय तकसीर नहीं है किसी की भी। वो जो भारतीय ज़ालिमाना इक़दाम हैं उसकी मजम्मत की और बिलखुसूस जो यासीन मलिक साहब का फैसला हुआ है उस पर सरदार साहब रोज़ाना की बेस पे आप मुख्तलिफ मीडिया टॉक शो में भी होते हैं, मीडिया से मीडिया ब्रीफिंग में भी होते हैं, मीडिया से आपका एक बड़ा तल्लुक़ रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि जो सरदार जावेद अयूब है उसने आखिरकार सियासत में आने का फैसला क्यों किया? मेरे लिए तो ये था कि मैं इंस्पायरेशन थी, मैं स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तब फांसी पे चढ़े 1 साल हो गया था। मुझे तब से मैं इंस्पायर था और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आम आदमी जो कॉमनर है या जो हैव नॉट है वो उसके लिए जाए बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जिसमें गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ पे आप कोई रवायती सियासतदानों से हट के कोई
नए लोगों को। सरदार साहब ये बताएं कि जिस तरह से आपकी मिसेस का तल्लुक भी सियासी पार्टी से ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी बड़ी मुतहरक रहनुमा है, तो क्या, क्योंकि आप घर में भी सियासत आ गई, आप भी सियासत करते हैं, तो इस सारी सिचुएशन में हर वक्त आप फैमिली को टाइम भी देते हैं या हर वक्त आपकी सियासी डिबेट पे बात होती रहती है? अब तो मुझे ये लगता है कि हमें इसीलिए पैदा किए गए, तो ये था कि मेरे घर में मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में थे, सही। मेरे ताया थे सारी, वो एक चीज़ मुझे लेगेसी भी मिली, लेकिन अब यूँ महसूस होता है तब के तकाज़े मुख्तलिफ थे, आज थोड़ा सा वो उसमें इजाफा हो गया है जो मामलात में, तो ये हमें को महसूस नहीं होता। अब हमारा वो यूँ समझें कि हम यूज टू इसमें वो सही भी चल रहा है। सरदार जावेद अयूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपको, जो हमारा पाकिस्तानी या कश्मीरी डायस्पोरा दुनिया भर में बैठा है, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? जी, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो जिस तरह हस्बे साबक हस्बे रवायत पूरी दुनिया में कश्मीरी जो है वो भारतीय मज़ालम के ख़िलाफ़ वो हमेशा अपने पुरम जदोजहद मुजाहरे जलसे जुलूस करते, इस सिलसिले को बैनुल-अक़वामी जो ज़मीर है, जो ताकतें हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें, उनको झंझोड़ने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए। इंशाअल्लाह आज़ादी की मंजिल दूर नहीं है, इसमें अरसा लग जाता है, लेकिन जद्दोजहद जो है ना वो हद पे आप जब भी लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता से इम्कनार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अयूब साहब। मेरे साथ सरदार जावेद अयूब साहब मौजूद थे, जो आज़ाद कश्मीर की सियासत, पाकिस्तान की सियासत और यासीन मलिक साहब के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, अपने मेज़बान साहिबजादा ज़ुल्फ़िकार बाबर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।